किसान भाइयों बहनों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। हमारा ये कार्यक्रम खास है क्योंकि इसके जरिए आप तक पहुंचाते हैं हम खेती किसानी से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां। बता दें, आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे आलू की एक नई उन्नत किस्म कुफरी गंगा के बारे में। साथ ही मुलाकात करवाएंगे आपसे हमारी पद्मश्री महिला किसान से, और साथ ही आपको बताने वाले हैं हम यहाँ पर दालों के प्रसंस्करण के बारे में, और बताएंगे आपको लाभ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान रथ के। तो फिर आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं। आइए किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम का शुभारंभ करें हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान के साथ, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कृषि जगत में क्या कुछ खास गतिविधियां हो रही हैं। किसान भाइयों बहनों, आलू की बात करें तो ये हमारी थाली का महत्वपूर्ण हिस्सा है, और अगर इसकी खेती की बात की जाए तो देश के लगभग हर क्षेत्र में इसकी खेती की जाती है। हमारे किसान इसका प्रसंस्करण करके भी अच्छी आमदनी अर्जित करते हैं, और कहीं ना कहीं इसका जो श्रेय है हमारे कृषि वैज्ञानिकों की मेहनत को भी जाता है। जी हाँ, वो कड़ी मेहनत करते हैं, उन्नत किस्में तैयार करते हैं हमारे किसानों की सहूलियत के लिए। ऐसी ही एक उन्नत किस्म तैयार की गई है कुफरी गंगा। क्या है ये किस्म, कैसे हमारे किसानों को लाभ पहुंचा सकती है, आइए जानते हैं। आलू एक ऐसी फसल है जो प्रमुख अनाजों की तुलना में प्रति एकड़ ज्यादा कैलोरी प्रदान करती है। प्रति एकड़ खाद्य उत्पादन, ऊर्जा और खाद्य मूल्य के मामले में आलू का जवाब नहीं। इस संबंध में कोई और फसल इसका मुकाबला नहीं कर सकती। आलू के कंद मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट से बने होते हैं। इनमें पोटेशियम, खनिज, फाइबर, विटामिन सी, विटामिन बी और अमीनो अम्ल भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। वसा के अलावा इसमें आहार संबंधी सभी घटक आपको मिल जाएंगे। आलू आज लगभग सभी महाद्वीपों में उगाई जाने वाली फसल है, मगर इसका विकास मूल रूप से दक्षिण अमेरिका के एंडीज में हुआ था। हालांकि इस फसल में अलग अलग तरह की जलवायु सहन करने की क्षमता होती है, फिर भी हमारे वैज्ञानिक और बेहतर किस्में बनाने में जुटे हैं। वैसे भी आज आलू सिर्फ सब्जी के रूप में सेवन करने की वस्तु नहीं रह गया है, बल्कि इसके और भी कई उपयोग है। नई किस्में तैयार करते समय वैज्ञानिक नए दौर के बाजार की जरूरतों का भी ख्याल रख रहे हैं। साथ ही नई प्रजातियों में रोग और कीटों से लड़ने वाले गुणों का भी समावेश किया जा रहा है। पिछले दिनों हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने कुफरी गंगा नाम की नई प्रजाति विकसित की है। ये किस्म उत्तर भारत के मैदानी इलाकों के लिए बिल्कुल अनुकूल है। इसे खास तौर से सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। रबी सीजन के दौरान 90 से 100 दिनों में तैयार होने वाली ये किस्म अत्यधिक पैदावार देती है। इस किस्म का विकास MS 82 और 638 और कुफरी गौरव के संकरण से किया गया है। कुफरी गंगा की औसत उपज 35 से 40 टन प्रति हेक्टेयर है, और करीब 90% कंद मार्केटिंग योग्य होते हैं। इसके पौधे लंबे होते हैं और इनमें पछेता झुलसा रोग से लड़ने की क्षमता पाई जाती है। इसके कंद आकर्षक और अंडाकार होते हैं। आंखें उथली और गुदा क्रीमी होता है। इतना ही नहीं, सब्जी बनाते समय ये आसानी से पक जाते हैं और भंडारण के लिए भी उत्कृष्ट है। किसान भाइयों बहनों, अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है कृषि कैलेंडर पर नजर डालने का। तो जुलाई के इस माह में आप दलहनी फसलों की बुआई के लिए किस तरह की तैयारियां कर सकते हैं, कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, जानने के लिए आइए दिखाएं आपको इस माह का कृषि कैलेंडर। जुलाई माह मूंग, उड़द तथा लोबिया फसलों की बुआई के लिए अनुकूल है। प्रथम सप्ताह में मानसून की वर्षा के बाद बुआई का कार्य शुरू करें। सबसे पहले खेत में जल निकास की व्यवस्था करके जुताई कार्य कर लें। 2 जुताई के बाद मिट्टी में सुहागा लगाएं और घास फूस निकालने का कार्य करें। मूंग व उड़द के लिए 6 से 7 किलोग्राम तथा लोबिया के लिए 12 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ लें। बुआई से पहले बीज को कैप्टॉन या थिरम 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित करें। बीज उपचार के साथ राइजोबियम कल्चर से भी अवश्य उपचारित करें। बीज उपचार के बाद बीजों को छाया में सुखाएं और 24 घंटे बाद ही खेत में बोएं। अधिक पौधे उगाने पर विरला करें तथा 4 इंच का अंतर रखें। मक्का, गेहूं, मूंग फसल चक्र में मूंग की फसल में अलग से खाद न डालें।
खरपतवार के नियंत्रण के लिए बुआई के 3 सप्ताह बाद निराई गुड़ाई का कार्य करें। फसल में समय समय पर कीट रोग की निगरानी और प्रबंधन का कार्य भी करते रहें। इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम में वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। आपका हिम्मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें, तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब कार्यक्रम में नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप सेगमेंट पर, जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक सफल महिला किसान से। खेती किसानी के क्षेत्र में अगर प्रशिक्षण के साथ खेती किसानी के कार्य किए जाएं तो निश्चित तौर पर ऊंचाइयां छुई जा सकती हैं। बता दें आपको, आज के हमारे इस अंक में हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक ऐसी ही पद्मश्री पुरस्कार से नवाजित सफल महिला किसान से। इनका नाम है नवनीता दास। ये पहले नर्स थी। इन्होंने अपनी नर्सिंग की नौकरी छोड़ी और उसके पश्चात कृषि विभाग साथ ही साथ बागवानी मिशन द्वारा प्रशिक्षण हासिल किया और आज ये सफलतापूर्वक जैविक खेती कर रही हैं। आइए मुलाकात करते हैं इनसे, जानते हैं क्या है इनकी सफलता की कहानी। असम के जोरहाट जिले की रहने वाली नवनीता दास एक युवा, ऊर्जावान, प्रगतिशील महिला हैं। उन्होंने हाई पास स्कूल लर्निंग सर्टिफिकेट परीक्षा करने के बाद सहायक नर्स के रूप में प्रशिक्षण लिया। इनके पिता एक किसान थे। कृषक की बेटी होने के नाते इनके दिल में कृषि को लेकर एक खास जगह थी। हॉस्पिटल आते जाते समय सड़क के दोनों ओर हरियाली देख उनका आकर्षण खेती की ओर होता था। यही कारण था कि वर्ष 2010 में सरकारी अस्पताल से नर्सिंग की नौकरी छोड़कर नवनीता दास ने जैविक खेती की शुरुआत की। अब वो एक प्रतिष्ठित प्रगतिशील किसान हैं और नवनीता ऑर्गेनिक फार्म की मालिक भी हैं। 2014 में नवनीता दास का पहला औपचारिक प्रशिक्षण एक प्रशिक्षण कार्यक्रम था जो कि उद्यानिकी फसल पर था। ये असम के कृषि विभाग द्वारा आयोजित किया गया था। इसके बाद इन्होंने नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयी राज्यों RKVY असम के लिए बागवानी मिशन के तहत प्रशिक्षण में भाग लिया। शुरुआत में नवनीता दास केवल पारंपरिक खेती तक ही सीमित थी,
पर बाद में इन्होंने खेती के अलावा मछली पालन और पशुपालन भी करना शुरू कर दिया। वर्तमान में इनका खेत एक छोटा सा कृषि केंद्र बन गया है। फूलों का उत्पादन, जिसमें एंथ्यूरियम, जरबेरा, ग्लैडियोलस, कंद आदि प्रमुख हैं, जिनकी खेती इनके खेतों में देखने को मिलती है। धान की खेती के साथ ही विभिन्न प्रकार की दलहनी फसलें, तिलहन, फल और सब्जियों की खेती भी इनके खेतों में शामिल है। इनके अलावा विभिन्न नस्लों की मुर्गियों, इंद्रधनुष, रोस्टर, बोनरोजा, कड़कनाथ, तुर्की, गनिया फाउल, कबूतर बत्तख की भारतीय और विदेशी नस्ल को भी इन्होंने शामिल किया है। कृषि के क्षेत्र में नवनीता दास को उत्कृष्ट योगदान के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। कृषि के क्षेत्र में भारत के कृषि उपराष्ट्रपति द्वारा 2018 में असम कृषि विश्वविद्यालय जोरहाट में इन्हें पुरस्कृत किया गया है। भारतीय परिषद द्वारा अभिनव चावल किसान पुरस्कार 2018 में कृषि अनुसंधान पटना में इन्हें सम्मान मिला। इसके अलावा महिला दिवस के अवसर पर दिल्ली में इन्हें 2018 में प्रगतिशील महिला किसान का पुरस्कार भी मिल चुका है। नवनीता दास ने अपने दम पर कृषि के क्षेत्र में अनेक कार्य किए हैं। साथ ही इन्होंने आने वाले नवयुवकों के लिए प्रोत्साहन का काम किया है। उनके खेत की खूबसूरती को देखने के लिए कई युवा कृषक उनके खेत पर जाते हैं। साथ ही उनके सराहनीय काम को देख वो भी उनके नक्शे कदम पर कृषि को अपनाकर अपना भविष्य बनाने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। हमारे देश में पारंपरिक फसलों के साथ साथ अब सब्जियों की खेती भी काफ़ी अच्छे स्तर पर की जा रही है। यहाँ पर अगर हम प्याज की खेती की बात करें तो हमारे किसान इसकी खेती को अपनाकर अच्छी आमदनी अर्जित कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी है कि जब भी आप इसकी नर्सरी तैयार करें तो कुछ सावधानियाँ यहाँ ज़रूर बरतें। किस तरह की सावधानियाँ आपको बरतने की ज़रूरत है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी दे रही हैं IIRI पूसा की कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सबीना इस्लाम। आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है उनका। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कौन सा किस्म का पौध आप बनाएंगे। हमारी संस्थान से विकसित सफ़ेद कंद कलर की किस्म में पूसा व्हाइट राउंड भी अच्छी चलती है। इसके अलावा भीमा डार्क रेड, भीमा सुपर जो कि प्याज अनुसंधान क्षेत्र पुणे से विकसित हुई है, वो भी अच्छे से चलती है। पहले पौधशाला के लिए आपको खेत की चुनाव करना पड़ेगा। ऐसे खेत चुनिए जहाँ पे बीमारियों और कीड़े की प्रकोप ना हो। इसके चुनने के बाद आपको वहाँ पे शेड नेट की व्यवस्था करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आप जानते हैं जुलाई के महीने में हम इसकी पौध तैयार करते हैं। इसीलिए तापमान कम करने के लिए हम शेड नेट के इस्तेमाल करते हैं। लगभग 75% शेड नेट हम यूज़ करते हैं और जो शेड स्ट्रक्चर है हम उसको थोड़ा सा ऊंचा बनाते हैं। इसमें आपको वेंटिलेशन या हवा चलाचल भी अच्छी होएगी और उसमें उमस नहीं बनेगी, तो आपको जो पौधे हैं उसको बीमारियों का प्रकोप भी कम होगा। जब अपने शेड नेट बना लिए उसके बाद आपको बेड तैयार करना पड़ेगा। हम हमेशा रिकमेंड करते हैं आप रेस बेड, ताकि जो बेड जमीन से 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंचा है, लंबाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। हमारे यहाँ पे हम इसकी लंबाई लगभग 3.5 से 4 मीटर रखते हैं और चौड़ाई जो है 1 मीटर के आसपास रखते हैं, ताकि आप दोनों तरफ से बैठ के निराई गुड़ाई या जंगल सफाई जो आदि काम आसानी से कर सकते हैं। बेड तैयार करते हैं, उसमें 30 स्क्वायर मीटर में 5 ग्राम DAP और 5 ग्राम पोटाश अच्छे से मिला लीजिए। जब बेड अच्छी तरह से लेवलिंग हो जाती है उसके बाद आप ध्यान रखें उसमें कुछ रोड़ी ना हो। बेड बनने के बाद आपको उसकी अंदर लाइन खींचनी है। लाइन की जो दूरत्व है 2 उंगली के बराबर, जैसे 3 से 4 सेंटीमीटर के आसपास रखिए और 2 उंगली से आप लाइन खींचिए और लाइन ज़्यादा गहरे मत खींचिए। जब अपनी लाइन खींच लिए उसके बाद आपको आता है बीज उपचार। बीज उपचार के लिए आप बेबिस्टिन 2 ग्राम प्रति किलो सीड में अच्छे से मिला लीजिए, ताकि सीड में अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद आप इसको लाइन पे गिराइए। लाइन पे गिराने समय ये ध्यान दीजिए कि बहुत ज़्यादा घना भी ना हो, क्योंकि बहुत घना होने से पौधे में एक दूसरे से कंपटीशन होती है और उसमें पौधे की ग्रोथ में रुकावट आ जाती है। अब आता है इसको मल्चिंग करना। मल्चिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपका नमी को पकड़ कर रखता है और टेम्परेचर को भी कम करता है। मल्चिंग के लिए हम ज़्यादातर से सूखी घास यूज़ करते हैं। दूब घास, सूखी दूब घास बहुत अच्छा माना जाता है। जब दूब घास की आप चुनौती करेंगे, ये बात ध्यान रखिए, जो दूब घास आप ले रहा है ये कभी दवाई से मरी हुई घास ना हो। जब आप अच्छे से ढक दिए उसके बाद आप इसमें पानी दे दीजिए ताकि वो जर्मिनेशन में मदद करे। को सुबह 10-11 बजे के
आसपास एक बार और शाम को 5-6 बजे के बाद एक बार देना पड़ेगा पानी। पानी देते समय ये बहुत ध्यान रखिए, मिट्टी कभी गर्म नहीं होना चाहिए। मिट्टी 35 से ऊपर टेम्परेचर हो जाएगा और उस टाइम आपने पानी दे दिया तो आपकी नर्सरी में बहुत नुकसान होगा। डैम्पिंग ऑफ की बीमारी बहुत ज़्यादा मात्रा में फैल जाता है। अब ऐसे करने के बाद आप उम्मीद करते हैं 5-6 दिन के बाद उसमें अंकुरन दिख जाएगा। जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, लगभग 1.5 से 2 सेंटीमीटर के आसपास हो जाता है, आप मल्च को हटा लीजिए। उसके बाद जो कूड़ा है, घास की कूड़ा, उसको सफाई करने के बाद उसमें आप रेडोमिल 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से डाल के अच्छे से मिक्स करके नर्सरी में डालिएगा। ये डालने के बाद आपको वेट करना पड़ेगा। 10-15 दिन लगातार आपको सुबह, दोपहर और शाम को पानी देना पड़ेगा ताकि क्रॉप की ग्रोथ अच्छी हो। और 15-20 दिन के बाद आप ह्यूमिक एसिड 2.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से दे के पौधे में दे सकते हैं ताकि पौधे थोड़ा सा मोटा हो जाए। उसका और 15-20 दिन के बाद आप सुजाला 19-19-19 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से दे के भी ऊपर से फौरा से स्प्रे कर सकते हैं। और बीच में अगर आपको जंगल हो गया, 2 लाइन के बीच में से आराम से वीड को निकाल दीजिए। 1-2 बार आप होइंग कर दीजिए ताकि आपको जो रूट जोन है, जाड़ों के पास थोड़ा सा हवा चले, क्रॉप ग्रोथ और अच्छी हो जाए। 50-55 दिन के बाद ये खेत में लगाने लायक हो जाएगा और ये पौधा आप अपने खेत में भी लगा सकते हैं। अगर चाहे तो आप अपने घर में भी किचन गार्डन में यूज कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे पत्ते ऊपर से सूखता हुआ जा रहा है और नीचे से उसकी जड़ बिल्कुल नहीं है, या फिर जो आपका लाइन है, लाइन के बीच से कुछ पौधे सूख रहा है और वो दोनों तरफ फैल रहा है, ये आपका सिम्टम है डैम्पिंग ऑफ के लिए। इसके लिए आप बेबिस्टिन 2 ग्राम प्रति लीटर में डालिए और ड्रेंचिंग कीजिए और हफ्ता दिन के बाद फिर कैप्टन 2 ग्राम प्रति लीटर में डाल के फिर से स्प्रे कीजिए और बीच में एक बार रेडोमिल गोल्ड 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से डाल के स्प्रे कीजिए। इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए। एक मौसम एक दर है, सब किसान बीमा कराए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है फार्मिंग इंडिया सेगमेंट का। दालों की बात करें तो ये मानव स्वास्थ्य के लिए प्रोटीन का बहुत ही अच्छा स्रोत मानी जाती हैं और अब इस क्षेत्र में हमारे किसानों की आय और भी ज़्यादा बढ़ सके और हमारे किसान दलहन उत्पादन में और भी अधिक आत्मनिर्भर हो सके, इस दिशा में कई दाल मिलों को यहाँ पर खोला जा रहा है। और हाल ही में बता दें आपको कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो कि कानपुर में स्थित है, इसके द्वारा स्थापना की गई है एक दाल मिल की। आइए दौरा करवाते हैं आपको इस दाल मिल का। दाल बनाने के लिए बीजों पर से छिलका उतारना एक प्रमुख क्रिया है। इसके लिए दालों को सर्वप्रथम रूप में दालों की मिलिंग बहुत कम होती है और इसी वजह से कृषकों से खरीदी गई फसल तथा प्रसंस्कृत दालों के मूल्यों में भारी अंतर होता है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर ने एक महत्वपूर्ण पहल की है, जिसके अंतर्गत आसानी से स्थापित एवं संचालित की जा सकने वाली लघु दाल मिल को विकसित किया गया है। IIPR लघु दाल मिल सभी प्रकार की दालों के प्रसंस्करण में संतोषजनक परिणाम दे रही है। प्रसंस्करण में होने वाली क्षति को न्यूनतम रखने के उद्देश्य से इस मिल में ऊर्ध्वाधर रबर तथा स्टील डिस्क का प्रयोग किया गया है। मिलिंग से पूर्व पिटिंग के उद्देश्य से इस लघु दाल मिल में एक एमरी रोलर भी जोड़ा गया है, जिससे दानों का छिलका उतारने व खरोंच डालने का काम आसान हो गया है। IIPR लघु दाल मिल एक संपूर्ण इकाई है, जिसमें दलहन प्रसंस्करण में होने वाली सभी प्रक्रियाओं जैसे पिटिंग, मिलिंग, ग्रेडिंग,
सफाई आदि का कार्य एक साथ किए जा सकते हैं। इस मिल में रबर डिस्क के स्थान पर लहरदार स्टील डिस्क का प्रयोग करके दलिया या पशु आहार भी बनाया जा सकता है। IIPR लघु दाल मिल परेशानी रहित परिचालन तथा न्यूनतम रखरखाव को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई है। इसकी कार्य क्षमता 1 क्विंटल प्रति घंटा है तथा इसे चलाने के लिए 2 HP का एकल फेज मोटर लगा है। लगभग 50 क्विंटल मात्रा की मिलिंग के उपरांत इसके रबर डिस्क को बदलने की आवश्यकता होती है, जिसे बिना किसी विशेष प्रशिक्षण के आसानी से बदला जा सकता है। प्राकृतिक आपदा कोई भी हो, चाहे ज्यादा बारिश हो रही हो, बाढ़ हो, सूखा की परिस्थिति हो, ओलावृष्टि हो, इससे कहीं ना कहीं हमारी फसलों को काफी नुकसान होता है। और ऐसे में अपनी फसलों के नुकसान की भरपाई हो सके, इसके लिए जरूरी है कि हम इसका बीमा करवा लें। और इसके लिए हमारी केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई है। किस तरह से ये हमारे किसानों को लाभ पहुंचा सकती है, आर्थिक रूप से मजबूती पहुंचा सकती है, जानने के लिए आपको दिखाते हैं हमारी ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 2016 में की गई थी। मकसद था आसान प्रीमियम दर पर अलग अलग तरह के जोखिमों से किसानों को सुरक्षा प्रदान करना। इस योजना में मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंग, उड़द, अरहर और सोयाबीन के अलावा तिल, धान, कपास, मोठ और मूंगफली जैसी फसलों का बीमा किया जा सकता है। अगर आप अपनी किसी फसल का बीमा कराना चाहते हैं तो 31 जुलाई तक पंजीकरण जरूर करा लें। बीमा कराने के लिए आपका भूस्वामी होना जरूरी नहीं है। पट्टेदार और जोतदार सहित सभी किसान इसके पात्र हैं। फसल बीमा योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला किसानों की अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। फसल बीमा योजना के लिए आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अलावा बैंक जाकर भी इसका फॉर्म भरा जा सकता है। कि हमने हर साल अब ये निर्णय किया, हम 1 जुलाई से 7 जुलाई PMFBY प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सप्ताह मनाएंगे। उसमें हमने 75 ब्लॉकों का चयन किया है जो पिछड़े ज़िले हैं, जहाँ पर इसमें इंश्योरेंस का या बीमा की इतनी पकड़ नहीं है, रकबा कम है, जो बीमित आपका जो फसल का रकबा कम है, उसमें प्रचार सार बढ़ाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, और उनकी जो परेशानियां हैं यहाँ पर, चाहे वो किसान की परेशानी हो, बैंक की हो, इंश्योरेंस कंपनी की हो, राज्य की हो, किस वजह से वहाँ पर बीमा नहीं हो पा रहा है, प्रचार प्रसार या उस पैमाने पर इस पर हम उम्मीद करते हैं उनको पहचानना, उनको दूर करना, यही हमारा लक्ष्य है कि हम दूर दूर तक उन जिलों में भी फसल बीमा लेके जाएं जहां पर इसका प्रचार प्रसार कम है या बीमित रकबा कम है। शुरुआत में खड़ी फसल ही बीमा योजना में शामिल थी, लेकिन बाद में बुआई पूर्व और कटाई उपरांत जोखिमों को भी इसमें जोड़ दिया गया। बीमा कराने के लिए किसानों को बहुत कम प्रीमियम राशि जमा करनी होती है। रबी के लिए 1.5%, खरीफ के लिए 2% और वार्षिक वाणिज्यिक फसलों के लिए 5%। बाकी रकम जमा करने की जिम्मेदारी सरकार की है। अगर आपने किसी फसल का बीमा कराया है और सूखा या बाढ़ की स्थिति में आकाशीय बिजली, चक्रवात या ओलावृष्टि होने पर या फिर आंधी तूफान की वजह से उस फसल में नुकसान हो गया, तो नुकसान की भरपाई के लिए भी आप बीमा कंपनी से भुगतान का दावा कर सकते हैं। इसके अलावा प्रतिकूल मौसम या कम बारिश की वजह से अगर फसल नहीं बो पाए या बीजों में अंकुरण नहीं हो पाया, तब भी आप बीमा भुगतान के हकदार होंगे। इसी तरह कटाई के बाद सुखाने के लिए खेत में रखी फसल अगर ओलावृष्टि, चक्रवात या बेमौसम बारिश या फिर चक्रवाती बरसात से नष्ट हो गई, तब भी भरपाई का दावा किया जा सकता है। शुरुआत से लेकर अब तक 25 करोड़ 18 लाख हेक्टेयर फसलों के लिए 28 करोड़ 99 लाख से अधिक किसानों ने अपनी फसलों का बीमा कराया। किसानों की ओर से 21,510 करोड़ रुपए प्रीमियम के तौर पर जमा हुए, जबकि सरकार पर 1,37,865 करोड़ का भार पड़ा। शुरू से लेकर अब तक 8 करोड़ 33 लाख 30 हजार किसानों को 97,723 करोड़ रुपए के दावों का भुगतान किया जा चुका है। दावा भुगतान की दर करीब 90% रही है।
तो अभी आपने जानकारी हासिल की कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस तरह से आपके लिए लाभकारी साबित हो सकती है। इस संदर्भ में आप और भी ज्यादा जानकारियां हासिल कर सकते हैं। तो बता दें आपको, दो माध्यम हैं आपके पास। एक तो आप गूगल प्ले स्टोर से क्रॉप इंश्योरेंस या फिर कहें कि फसल बीमा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ एक वेबसाइट भी है pmfbi.gov.in। आप इसके जरिए भी जानकारियां हासिल कर सकते हैं। हमारे किसानों की सहूलियत के लिए कई मोबाइल ऐप्स हैं जो विकसित की गई हैं, जिससे हमारे किसान घर बैठे बैठे ही खेती किसानी के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल कर सकते हैं, कई जानकारियां अर्जित कर सकते हैं। इन्हीं में से एक ऐप है किसान रथ ऐप। क्या है ये ऐप, किस तरह से ये आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, आइए जानते हैं। देश भर के किसान और व्यापारियों को कृषि उत्पाद के परिवहन के लिए परिवहनकर्ताओं से जोड़ने की सुविधा प्रदान करता है। किसान आसान तरीके से आवश्यक तिथि और स्थान पर परिवहन वाहनों की जानकारी ले सकते हैं। प्रमुख परिवहन एग्रीगेटर्स और व्यक्तिगत ट्रांसपोर्टरों के साथ इंटरफेस का काम करता है। ट्रांसपोर्टर्स को अपने वाहनों को पंजीकृत करने और किसानों और व्यापारियों को सेवाएं प्रदान करने के लिए एक सुविधा भी प्रदान करता है। किसान और व्यापारी अपने पोस्ट किए गए कंटेंट की प्रतिक्रियाओं को देख सकते हैं। कृषि उत्पादों के सौदे को अंतिम रूप देने के लिए ट्रांसपोर्टर्स के साथ बातचीत भी कर सकते हैं। किसान यात्रा पूरी होने के बाद ट्रांसपोर्टर्स के लिए एक रेटिंग भी दे सकते हैं। उपयोगकर्ताओं या किसानों को ट्रांसपोर्टर्स से जोड़ने के लिए एक सुविधा प्रदान करता है। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन। हम उम्मीद करते हैं हमारे कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आपके लिए जरूर लाभकारी साबित होंगी और यही जानकारियां आप हमारे डीडी किसान के YouTube चैनल के जरिए भी हासिल कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को आप स्कैन करिए और किसी भी समय अपने मोबाइल फोन पर आप देख सकते हैं कृषि दर्शन कार्यक्रम और कृषि जगत से जुड़ी जानकारियां हासिल कर सकते हैं। तो बस किसान भाइयों बहनों, अगर आप हमारे लिए कोई सुझाव भेजना चाहते हैं तो आप हमारा पता भी नोट कर लीजिए। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। और अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। हमारी ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले अंक में करेंगे मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।